हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। अगर आपने मेरा लास्ट का प्रीवियस वीडियो देखा है यानी कि 1 दरोगा 9, उससे मैंने लास्ट पे अगर आपने लास्ट में ज़रा ध्यान दिया तो मैंने बोला था कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बता रहा था आपको मैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो तरीके की होती है, यानी कि दो तरीके से बनती है। या तो एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दो के बराबर होती है। अब आज मैंने आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थित ऊर्जा के बारे में, इनके फॉर्मूले को प्रूव करके। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले प्रूव करने हैं। ठीक है, ये भी आपने सीखना है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का मात्रक क्या होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और जूल एनर्जी के अलावा किसकी यूनिट होती है, वर्क की भी होती है। ठीक है, कार्य की भी यूनिट होती है। कार्य के बारे में मैंने इससे पहले आपको बताया था। कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में किया हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दोनों मिलकर क्या बनाती है, वर्क बनाती है, जिसे हम स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्स के बारे में आपको उतना डिटेल में पिछली वीडियो में बता नहीं पाया था। अगर फोर्स को हम देखें, मान लो कोई ये शेप का कोई वस्तु है। ठीक है, फोर्स क्या करता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो बाह्य कारक है जो किसी भी जो वस्तु है उसका क्या बदल सकता है, साइज बदल सकता है, उसका शेप बदल सकता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। मान लो डायरेक्शन ये थी, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, या तो रुक जाएगी या तो मैं धक्का दूंगा, तो ये डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि फोर्स वो बाह्य कारक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी वस्तु का क्या बदल सकता है, शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, और जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, हम लोग जानते हैं, उसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, NEWTON, न्यूटन होती है। ठीक है, ये तो रहा फोर्स के बारे में। और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपने फिर भी अगर वेक्टर और स्केलर के बारे में आपने देखा नहीं है वीडियो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में यानी कि जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उस पर जाके एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने शॉर्ट ट्रिक में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल में बताया है और उसकी ट्रिक भी बताई है मैंने। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा हमें। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, विस्थापन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। विस्थापन होता क्या है, मान लो कोई ये दो पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, कैसी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट के इनिशियल पॉइंट, किसी भी पार्टिकल के, मान लो कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अब अगर हम जानें कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, मान लो ये कोई पॉइंट है, डिस्टेंस हम बोलेंगे ये पॉइंट है और ये मैंने एक लाइन खींच दी है और ये आखिरी पॉइंट है। डिस्टेंस बोलेंगे तय किए गए रास्ते की लंबाई को। ठीक है, जितनी आपने लंबाई तय करी है, ठीक है, जितना आपने पार्ट ट्रैवल किया है, उसे ही हम किसके क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, उसे ही हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया है कि कोई भी पॉइंट हो गया, जैसे आपका कोई भी हम पॉइंट ले लें, मिनिमम डिस्टेंस को अगर हम माने। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, कितनी भी पॉइंट होगी, उनकी क्या कहते हैं हम लोग, उनकी मिनिमम डिस्टेंस को। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और तय किए गए रास्ते की टोटल लंबाई, ठीक है, कोई मिनिमम नहीं आएगा उसमें, टोटल लंबाई किस पर उसे क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, डिस्टेंस का मात्रक भी क्या होता है, यूनिट भी मीटर ही होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हल्का समझा देना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों मान लें कोई आदमी पॉइंट ए पर स्थित है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए था और यहाँ से इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल करने के बाद ये पॉइंट बी पर पहुँचा। उसके बाद इसने ट्रैवल डिस्टेंस ऊपर को करी। ठीक है, पॉइंट सी पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बताइए और क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। इस पूरे फिगर को देखते हुए तो आप क्या बताएंगे,
अभी तक जो हमने समझा है कि डिस्टेंस क्या होती है, तय किए गए रास्ते की लंबाई, यानी कि कितना रास्ता तय किया उसने, ये पॉइंट यानी कि ए बी, और कितना साथ में बी सी प्लस बी सी, ये इसके तय किए गए रास्ते की लंबाई, जिसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो क्या निकलेगी, ये निकलेगी, निकलेगी, तो ये पॉइंट निकलेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, ए सी के इक्वल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, फिगर से भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कभी कभी ना कुछ कुछ डाउट हमारे सामने आ जाते हैं। मान लो कोई एक पॉइंट में यहाँ पर था, यहाँ पर कोई बंदा यहाँ से दौड़ा और दौड़ते 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 दोबारा इसी पॉइंट पर आ पहुँचा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका किसके इक्वल होगा, ये होगा जीरो के इक्वल। अब क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियल पॉइंट उसका ये था और दोबारा घूम के दोबारा वो इसी पॉइंट पर आ पहुँचा है, तो फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो डिस्टेंस ने कितनी कवर करी, कितनी मिनिमम इसकी डिस्टेंस है, जीरो। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग जानेंगे जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। आपको मैं अगर लास्ट में बताना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी मार्ग की लंबाई यानी कि पाथ की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पाथ की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस पर निर्भर करता है। और जो डिस्टेंस होती है वो पाथ पर निर्भर करती है, तय किए गए रास्ते की लंबाई को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। और कभी भी आप अगर ध्यान दें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली सॉरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में ऑप्शनल के तहत, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, कभी दे दिया जाएगा कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। ठीक है, चार ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन ये वाला सही करेंगे। ठीक है, खुद ही देख लीजिए ना आप, अभी मैंने इसे फिगर में समझाया था, ये पूरी डिस्टेंस होती है, तो ये हमेशा ज़्यादा होगी नहीं होगी, तो ये ज़्यादा होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ज़्यादा होगी या इसके बराबर होगी। ठीक है, ज़्यादा या बराबर होगी, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों, ये रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आपको भली भांति समझ में आया होगा, अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा इसको देखिएगा। अब चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी के फर्स्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी में, उसका फॉर्मूला हम देखते हैं और प्रूव करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी वस्तु में किसके कारण, गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है। ठीक है, उसे बोल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, ये होती है जूल। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ सीखेंगे। आप लोगों ने बचपन में पढ़ते आएंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे हुआ, कैसे आया है, ये हम समझते हैं एक बार इसको। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग ने ये समझना पड़ेगा कि माना कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, कोई एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान यानी कि उसका मास क्या है, एम है। ठीक है, मास एम होने के साथ उस पर एफ फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, फोर्स उसको एफ लगाया जाता है। एफ फोर्स लगाने पर उसकी गति में कोई त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण माने एसिलेशन उत्पन्न होता है, मान लो स्मॉल ए का एसिलेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, तब लगाया गया बल कितना होगा, तो बल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। कोई वस्तु है, कोई एक ऐसा द्रव्यमान की वस्तु है, यानी कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर एफ फोर्स लगाया जाता है और उसका एसिलेशन ए है, तब फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एसिलेशन। ये आप समझते होंगे, गति के नियम से है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, यदि अब मैं अब फिगर बनाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ठीक है, मान लो ये कोई सतह थी, यहाँ पर कोई लकड़ी का गुटका था। ठीक है, ये लकड़ी का जो गुटका था, इसको मैंने यहाँ से बल आरोपित किया है, फोर्स। ठीक है, कुछ फोर्स आरोपित किया है और इस लकड़ी के गुटके का मास एम है मान लो। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया और खिसका के मैंने कहाँ इसको लगभग यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, एम मास था। ठीक है, यहाँ तक मैंने उसको पहुँचा दिया है। अब मैं क्या करूँगा,
इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये था और ये फाइनल पॉइंट था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मान लो एस मान लेता हूँ, स्मॉल एस दूरी, ठीक है, एक तरह का विस्थापन ही, ठीक है, ये दूरी थी। और मैं ये समझता हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं स्टार्टिंग में देखूंगा तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लगेगी, मान लो ये यू थी, क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेता हूँ और फाइनल को मैं वी मान लेता हूँ, ठीक है, दो वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर हम लोग, आप लोग गति की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। गति की समीकरण क्या होती है, तीन समीकरण होती हैं गति की, ठीक है। v इक्वल टू, पहली आती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीन इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस इन्हें बोला जाता है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ थर्ड में लगाते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले आप समझिए दोबारा। मान लो कोई एक एम द्रव्यमान की कोई गुटका था, ठीक है, और उसको मैंने खिसका के यहाँ पहुँचा दिया। इनिशियल वेलोसिटी उस समय उसकी यू थी, फाइनल वेलोसिटी उसके बाद वी निकली, फोर्स लगाने के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस एस निकली, ठीक है। तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में यहाँ था, दूसरे फिर यहाँ पहुँच गया। स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ धक्का दूँ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, अभी तो स्थिर है ना, चला नहीं है, तो वेलोसिटी जीरो होगी। और फाइनल में पहुँच गया तो कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो वो वी होगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की कौन सी, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as, इसको हम लगाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो u की वैल्यू कितनी है, जीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस 2as, ठीक है, ये हो गई। अब आप अगर देखें, स्टार्टिंग मैंने इसको इक्वेशन 1 डालना था, किसको, इसको इक्वेशन 1 डालना था, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, इक्वेशन 1 से। अगर इसकी इक्वेशन आप 1 देखें तो उसमें आप क्या कहें देखेंगे, इक्वेशन 1 में एफ इक्वल टू एम ए था, ठीक है, इक्वेशन 1। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल दूँ और इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो रहा, ए कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम इंटू एस, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, यानी कि एम इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ एस, ठीक है, 2 इंटू एफ एस हो जाएगा। और अगर हम आगे देखें, हाफ को भी मैं नीचे ले आता हूँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एफ इंटू एस इक्वल टू कितना हो जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखूँ, एफ इंटू एस किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है, ठीक है, डब्ल्यू के इक्वल होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होता नहीं होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस होता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं डब्ल्यू रख दूँ तो डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो वर्क होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। अगर एनर्जी होगी तभी जाके तो काम होगा। तो हम इसको ये भी ले सकते हैं कि ई इक्वल टू, यानी कि के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इसको मान लेते हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कार्य ही वस्तु की गति ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है, तभी जाके मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी बोला, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आना, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। कार्य ही वस्तु की गति ऊर्जा के बराबर होती है, तब गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये होगा दोस्तों इसका रिक्वायर्ड फार्मूला जो हम पढ़ते आते हैं, ठीक है, बचपन से हमें इसमें न्यूमेरिकल भी किए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या क्या किया है,
इसमें हमने सीखा उतना नहीं होता है कि प्रूव आया कहाँ से हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन हमने पढ़ा होता है कि हाफ एम बी स्क्वायर क्यों मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जहाँ पर m है आपका मास और v है आपकी वेलोसिटी, वस्तु का वेग जिसे हम बोलेंगे। और कभी कभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है k, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, k हम मानते हैं गतिज ऊर्जा को। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो k है मान लो काइनेटिक एनर्जी है, तथा संवेग, संवेग मतलब p, मोमेंटम। ठीक है, संवेग, इन दोनों के बीच में संबंध दर्शाइए, इन दोनों के बीच में संबंध दिखाइए। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सिर्फ आपको उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, किसी वस्तु की गति ऊर्जा k और संवेग p में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, तो k इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। ठीक है, या आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड क्या आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम पी स्क्वायर इक्वल टू 2km भी बोल सकते हैं इसको, और p इक्वल टू क्या बोलेंगे, p इक्वल टू √2km, ये भी बोला जाएगा इसको। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आते हैं, कभी कभी ये फार्मूला भी आता है, 4 फॉर्मूला ऑप्शन में दे देंगे आपको, p इक्वल टू 2km, दूसरा देंगे 2kv, तीसरा देंगे 2kc, कुछ भी दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला सही करना है। ठीक है, तो स्पष्ट होता है कि यदि किसी पिंड या वस्तु में गतिज ऊर्जा ना हो तो उसका संवेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, किसी पिंड में अगर गतिज ऊर्जा नहीं हो, मान लो कोई मास की कोई वस्तु है, उस पर अगर गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, तो किसी भी मास की जो वस्तु है उस पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है या नहीं होती है, तो गति ऊर्जा ना हो तो उसका वेग क्या हो जाएगा, संवेग 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने समझना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं स्थिर ऊर्जा के फॉर्मूले में। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इससे पहले हमने एक्सप्रेशन ऑफ किसका जाना था, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जाना था। अब हम किसका जानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या जानेंगे, एक्सप्रेशन जानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपको समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है वही पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ये बांध है, ठीक है, यहाँ से पानी क्या है, नीचे गिर रहा है और नीचे टरबाइन लगे हैं, ये पानी टरबाइन को क्या कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है, घुमाने से क्या बन रही है, बिजली बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा बन रही है। मान लो कोई यहाँ पर छत में कोई बालक है, इसने फुटबॉल को यहाँ लात मारी, ठीक है, नीचे लात मारी, बॉल नीचे गिरी, तो क्या हुई है, किसके कारण हुई, पोटेंशियल एनर्जी के कारण। ठीक है, तो ये रही। तो हम चलते हैं इसके एक्सप्रेशन में। सबसे पहले आप लोग जानते हैं, बहुत ईजी है ये। ठीक है, मान लो कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, मान लो m द्रव्यमान की, जैसा कि हमने प्रीवियस में करा था m, और उसकी h ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, ऊंचाई आएगा। कैसे, देखिए, मान लो कोई ये गुटका है, ठीक है, ज़मीन पर रखा हुआ है। अब इसको हम आगे नहीं ले जाएंगे, इसको हमने ऊपर उठाना है। ठीक है, उठा के मैंने यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, उठा के यहाँ पहुँचा दिया, तो कुछ इसकी क्या होगी, हाइट होगी, नहीं होगी, तो उसकी हाइट h होगी मान लो। ठीक है, कुछ हाइट इसकी h होगी, और इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा किसके इक्वल होगा, एक तो इसके मास, इसका कुछ मास होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी हाइट होगी। ठीक है, हाइट होने के साथ साथ एक चीज़ और लग रही है यहाँ पर, जिसे हम जी बोलेंगे। जी माने ग्रेविटेशनल एसिलेशन। ठीक है, जी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा है डिटेल में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, क्लास 9th में पूरा डिटेल में है ये। ठीक है, तो आप हम कहाँ पर पहुँचे थे कि कोई भी अगर बॉक्स है या कोई गुटका है, उसको हमने ऊपर पहुँचा दिया, उसकी हाइट h है, मास m था उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ उसके साथ क्या लग रहा था, ग्रेविटी भी लग रही थी। ठीक है, आप वस्तु को ऊपर ले जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे को लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसिलेशन कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी वाला लग रहा है, तो एक ही जगह जी लगा देंगे, तो F इक्वल टू एम जी लग जाएगा। ठीक है, F इक्वल टू एम जी लग जाएगा। तब अगर देखें वर्क इक्वल टू कितना हुआ, फोर्स तो एम जी लग गया, तो वर्क इक्वल टू W इक्वल टू कितना होता है, F इंटू एस होता है।
ठीक है, एफ इंटू एस होता है, लेकिन यहाँ पर जो एस है वो क्या था हमारा, हाइट के इक्वल था। ठीक है, क्योंकि हाइट है ना यहाँ पर, तो हम लोग उससे पहले में हमने क्या करा था, ये डिस्प्लेसमेंट होता था, ये होता था एस, लेकिन अभी क्या हाइट हो गया है, वो एस किस में कन्वर्ट हो गया है, एच में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे W इक्वल टू एफ इंटू एच के इक्वल। ठीक है, और एफ़ की वैल्यू क्या थी, एफ़ की वैल्यू क्या थी, ये थी एफ़ की वैल्यू, एफ़ इक्वल टू एम जी के इक्वल। ठीक है, तो उसको हम पुट कर देंगे, तो W इक्वल टू एफ़ की जगह एम जी और एच ही आ गया, तो एम जी एच, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी कि वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक स्थिति अगर थोड़ी माइंड ये लगाए, मान लो कोई वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है, मैं इसको सीधे नहीं पहुँचाता हूँ। ठीक है, सीधे ना पहुँचा के मैं इसको ऐसे पहुँचाता हूँ, जैसे कैसे पहुँचाऊँ, ये देखिए आप। ठीक है, जिग जैग के मोशन में पहुँचाता हूँ। मान लो पहले मैंने ऐसे उठाया इसको, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर दोबारा इधर पहुँचा दिया। ठीक है, क्या ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी, होगी, क्योंकि आपने पहुँचाया तो ऊपर, ये इसकी तो पूरी डिस्टेंस होगी ना। ठीक है, ये पूरी इसकी डिस्टेंस आएगी, तो आपने पहले यहाँ पहुँचाया, यहाँ पहुँचाया, यहाँ पहुँचाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर फाइनली ये पहुँचाया, तो उसकी मेन हाइट क्या ली जाएगी, ये ली जाएगी। ठीक है, एक पोजीशन ये थी और दूसरी पोजीशन ये थी सीधे पहुँचाने वाली। ठीक है, दो कंडीशन आ जाती हैं, यहाँ भी एच हाइट है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये ए पोजीशन है मान लो। ठीक है, ये ए पोजीशन है, ये पी पोजीशन है। ठीक है, ए और बी में क्या अंतर है अगर आप देखें तो, जिसके ए और बी में स्थिति दोनों विभिन्न पथों से होकर जाती है, यानी कि दोनों की क्या हो जाती है, पथ, यानी कि जो डिस्टेंस है, यानी कि जो लंबाई है, रास्ते की लंबाई अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ये सीधे हो गया है और ये जीजैग के मोशन में हो गया है। ठीक है, तो और दोनों किस पर निर्भर करेंगी, जी पर। ठीक है, यहाँ पर हाइट ना होके जी होगी। ठीक है, ग्रेविटी भी लगेगी, अगर कोई वस्तु हम ऊपर भेज रहे हैं तो ग्रेविटी इसको नीचे की ओर भेजती है। ठीक है, ऊपर को भेजने पर ग्रेविटी इसको नीचे की ओर धक्का लगाती है। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट ये आज यहीं पर इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो साथ ही साथ मेरा जो चैनल है ये, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर से एक तरह हौसला मिल जाता है मुझे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, हौसला मिलेगा तो और अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा और अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों तब तक मुझे इजाज़त दे दें, धन्यवाद।